Lymphoma. 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 What causes lymphoma to develop? Lymphoma can develop when lymphocytes, white blood cells that fight infections, grow out of control. This is caused by genetic changes in the cells. That means they no longer listen to signals that control their growth and death. What cause lymphoma to develop? क्या cause है लिम्फोमा के डेवलप होने के? लिम्फोमा कैन डेवलप व्हेन लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, मतलब जब लिम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स डेट फाइट इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और इनके जो बढ़ने की कैपेसिटी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। दिस इज़ अ कॉज्ड बाई जेनेटिक चेंजेस, और ये जो होता है इसका कारण जो होता है जेनेटिक चेंजेस के लिए होता है इन द सेल्स, दैट मीन्स दे नो लॉन्गर लिस्टन और टू सिग्नल्स दैट कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड डेथ, और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और डेथ भी कर जाते हैं, और जिसकी वजह से बनते और बिगड़ते हैं, और बहुत तेज़ी के साथ ये प्रोसेस होता रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, तो हम ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल करने के लिए टू फैक्टर्स लेते हैं। एक तो स्क्रोफ्लोसो 1 S1, और दूसरा लिम्फोसाइट्स यानी L1। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर हम वेन को लेंगे। ये तीन चीज़ ये तीन चीज़ हम लिम्फोमा और लिम्फोसाइट्स डेवलप की कंडीशन में, या लिम्फोसाइट्स डैमेज होने की कंडीशन, आउट ऑफ कंट्रोल होने की कंडीशन में हम S1, L1 और V1 कलेक्ट करेंगे। अब आगे अकॉर्डिंग कंडीशन जो है सेल्स के पोजीशन पे डिपेंड करती है अदर मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहत बिफोर मील्स किसी भी ट्रीटमेंट में हम S1 देते हैं, तो इसमें से हमारा वाइट ब्लड सेल्स कंट्रोल होता है और इसे स्ट्रॉन्ग करता है, और बॉडी के अंदर से इम्यून सिस्टम को डेवलप करके और डिजीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया जाता है और क्योर कर दिया जाता है। लिम्फोमा इज कैंसर द begins in infections fight cells. Infections fighting cells of the immune system S1. Fighting cells of the immune system S1 से फाइट किया जाए, S1 दिया जाता है जब फाइट कर रहा हो सेल्स, called lymphocytes. The cell are in the lymph nodes L1, lymph node पे L1 काम करती है, spleen S5, S10, F1, thymus S1 plus C1, thymus gland, marrow bone marrow करें, S5, C4, F1 plus A1, and other parts of the body. ओके, इसको करेक्शन कर लें, ये शायद किसी तरीके से आगे पीछे हो गया। ये हो गया बोन मैरो। हो गया सेम। लिम्फ नोड्स L1, स्प्लीन S5, S10 और प्लस F1, थाइमस ग्लैंड S1C1, बोन मैरो S5C4, F1, A1, and other parts of the body. When you have lymphoma, lymphocytes change and grow out of control. W, जब भी सेल हमारा हाइपर या हाइपो कंडीशन में हो
और आउट ऑफ कंट्रोल हो, या तो वो हाइपर पे जा रहा हो या हाइपो पे जा रहा हो, और ऐसी कंडीशन में जब क्लियर नहीं हो सकता है कि हम इसमें नेगेटिव देते हैं या पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन में हम न्यूट्रल डोज का इस्तेमाल करते हैं या न्यूट्रल मेडिसिन का। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है न्यूट्रल्स वर्क करती है। ये न्यूक्लियस के अंदर इंट्रा न्यूक्लियस बायोलिटिक सॉरी इंट्रासेलुलर बायोलिटिकल एनर्जी को मेंटेन करती है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज की वैल्यूज़ होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स से ये इलेक्ट्रॉन्स वैल्यूज़ को कम करके और पॉजिट्रॉन को इक्वली उससे इक्विलिब्रियम बढ़ाती है। जब दोनों बैलेंस में होते हैं तब हमारी बॉडी नॉर्मल काम करती है। कोई भी हाइपर या हाइपो होने पे नेगेटिव चार्ज भी अगर बॉडी के अंदर हाइपर कंडीशन में जाने लगे, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिट्रॉन वीक पड़ते हैं और बॉडी लूज़ होती है और बीपी लो होगा और कॉम्प्लिकेशंस बॉडी रिड्यूस की तरफ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव चार्ज को बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं। जब बॉडी के अंदर हाइपर एक्टिविटीज़ होती है, बॉडी चार्ज इंक्रीज करते हैं, पॉजिट्रॉन चार्ज ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में बॉडी हाइपर कंडीशन में जाती है। तो वहाँ पर हम नेगेटिव फोर्स को देकर, नेगेटिव चार्ज को दे करके हम बॉडी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस न्यूट्रलाइज प्रोग्राम्स को हम डब्ल्यू के मीडियम से न्यूक्लियस को कंट्रोल करके, न्यूक्लियस के फंक्शन को हम कंट्रोल करके, जो न्यूक्लियस का काम ही है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज को बैलेंस में रखना, तो यहाँ पर ये इसे मेंटेन करता है इंट्रा सेलुलर एनर्जी को और जो बॉडी के लॉ ऑफ पोलैरिटी को। ठीक है। लिम्फोमा लाइक दिस, ये लिम्फ नोड्स हैं, स्मॉल छोटे छोटे, जैसे ग्रीन पीस जैसे, और स्ट्रीम्स क्रैम्प स्ट्रीम जैसे हैं। लेपर्ड ये रेप्टाइल जो छतों पे या फिर किसी बुशेस पे चढ़ती हैं, बेल प्लांट्स, तो ये ग्रीन स्ट्रीम्स होती हैं इसकी। इसी टाइप से ये लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। ये बॉडी के हर सरफेस में पाए जाते हैं। कैंसर यहीं पे डेवलप होता है, इसी पोजीशन पे डेवलप होता है। लिम्फोमा डेट स्टार्ट्स विद डार्क स्किन एंड रेड रैश। ये लिम्फोमा स्टार्ट जब होता है विद डार्क स्किन एंड रेड रैश, स्किन डार्क होती है और रेड रैश इस टाइप से डेवलप होते हैं। ओवरव्यू ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, थाइमस ग्लैंड्स, लिम्फ वेसल्स, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के अंदर आर्टरीज, ब्लू कलर वेन्स, ग्रीन लिम्फ वेसल्स, रेड आर्टरीज, ब्लू वेन, ग्रीन lymph vessels, spleen, lymph vessels. Lymphoma, same condition, infected lymph nodes, pink color, green active and healthy lymph nodes. Healthy bodies, lymph nodes and lymph vessels. Lymph nodes, necks, throats, armpits, green green colors and normal condition, and violet color, red with reddish, they're infected lymph nodes. Lymphoma like this inflammations on the neck. Lymphoma is a cancer of the lymphatic system, which is part of the body's germs
fighting networks. The lymphatic systems include the lymph nodes, lymph glands, spleen, thymus gland, and bone marrow. Lymphoma can affect all those areas as well as other organs throughout the body. लिम्फोमा कैन अफेक्ट ऑल दोज एरियाज, सभी एरियाज पे, एज वेल एज अदर ऑर्गन्स, और साथ में दूसरे भी ऑर्गन्स को थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के जो बाहर भी हैं, जैसे कि स्किन हो गया, और स्किन के साथ साथ ईयर हो गया, आईलिड्स हो गया, नोज़ हो गई, तो एक्सटर्नल एरियाज में भी इन्फेक्टेड होते हैं, और इन एक्सटर्नल एरियाज में भी पाए जाते हैं, जैसे नेक के नीचे अगर पुश किया जाए तो ये लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं. व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ लिम्फोमा? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिम्फोमा एंड सम ऑफ दीज factors has been linked only to certain types: age, gender, race, ethnicity, and geography, family history, exposure to certain chemical and drugs. एक्सपोज़र जैसे कि कहीं पे रेडिएशन वाली जगह पे एक्सपोज़र, जैसे कि एक्सरे रूम्स हैं या एमआरआई है या सीटी स्कैन की जगहों पे काम करते हैं जो लोग, या फिर ये जैसे कि हाई थर्मल प्लांट्स हैं जो न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वहाँ पे काम करने वाले, उसके आसपास रहने वाले, जहाँ पर रेडियम पाया जाता है, ऐसी कंडीशन में भी, ऐसी जगहों पे भी एक्सपोज़र होता है. और एक्सपोज़र सन रेज के अंदर भी हो जाए, जब अल्ट्रावायलेट रेज कम ज़मीन पे आ रही हो, और अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन ज़्यादा हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी जो है एक्सपोज़र होता है, जब गर्मी के दिनों में ख़ास करके ज़्यादा देखा गया है. केमिकल एंड ड्रग्स रेडिएशन एक्सपोज़र. हैविंग ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, जैसे कि शहर के आसपास जो एरियाज़ हैं, जैसे कि नदियों में तमाम से इंडस्ट्रीज़ के पानी सप्लाई होते हैं, जो तमाम से केमिकल से भरे होते हैं, जैसे कि लेड्स से ही हैं. कई बार ऐसा सुना गया है कि बॉम्बे में जो ग्रीन वेजिटेबल्स पाई जाती हैं, जो मंडियों में आती हैं, वो इन्फेक्टेड होती हैं लेड से, और जो कि नालों में लेड्स वाले पानी सप्लाई हो जाते हैं और निकाले जाते हैं इंडस्ट्रीज से, तो उससे इन्फेक्टेड होते हैं और उससे कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और भी तमाम सी डिजीज़. और जहाँ पे आयरन्स ज़्यादा पाई जाती हैं वहाँ पर टीथ वगैरह पे भी इफेक्ट देखा गया है. आयरन एक्सेस बॉडी में होने की वजह से भी तमाम से अदर टाइप्स सिम्टम्स राइज कर जाते हैं. तो इसी तरीके से एक्सपोजर टू सर्टेन द केमिकल्स एंड ड्रग्स, रेडिएशंस एंड एक्सपोजर. हैविंग वीकेंड इम्यून सिस्टम, और ख़ास करके इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक होने पे ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे होती है तमाम से लोगों को. तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारा सेल्स जो इम्यून सिस्टम है कंट्रोल करने का बॉडी को और स्ट्रक्चर मेंटेन करने का, ये फेल हो जाता है, और एब नॉर्मल सेल्स ग्रोथ होता है, एब नॉर्मल सेल्स फॉर्म होता है, और ऐसी कंडीशन में बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करते. डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स दोनों होता है, लेकिन पर एक्सक्रीशन ऑफ सेल्स नहीं हो पाता, जिसके वजह से एक ग्रोथ होती जाती है एक एक्स्ट्रा मसल्स की, और ख़ास करके उसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स और फैट्स होता है जो उसके कंटेंट्स होते हैं, और आगे चल के फिर ये एक टॉक्सिकेशन कार्सिनोजन सेल्स का एक कलेक्शंस होता है जो एक कैंसर का शक्ल ले लेता है. Who is at risk of lymphoma? Age. Most cases occur in people older than 60. Exposure to certain chemicals including benzene and pesticides. Exposure to agents, orange or other herbicides, veneranals, and other people who have been exposed to Agent Orange or other herbicides and or it increase risk of developing non-Hodgkin lymphoma. जैसे कि आज के हमने जो प्रोग्राम में डाला है, हॉजकिन लिम्फोमा नेक के अंदर पाया जाता है, और उसी का ही शो किया है पिक्चर हमने. तो हॉजकिन लिम्फोमा एज
arrange, and herbicides are at increased risk of developing non-Hodgkin lymphoma. How bad is lymphoma cancer? A. When someone has stage 3 4 lymphoma, it means that the cancer has spread to other areas of the body beyond the lymphoma nodes. Lymphoma most often spreads to the liver, bone marrow, or lungs. Lymphoma most often spread बढ़ता है to the liver और bone marrow और lungs की तरफ. Depending on this subtype, these types of lymphoma are common, still very treatable and often curable. Still very treatable and often curable. ट्रीटमेंट के बाद क्यूरेबल होता है. ये लिम्फोमा का ये ऑपरेट किया हुआ एक केस है. ये कोलोन लिम्फोमा, malignant lymphoma, malignant lymphoma market. The global malignant lymphoma market is anticipated to grow at positive CAGR in the forthcoming period. Lymphoma is a malignant disease affecting the spleen and bone marrow. लिम्फोमा इज मैगलिन डिजीज. लिम्फोमा जो है एक मैगलिन डिजीज है, अफेक्ट करता है स्प्लीन एंड बोन मैरो को एंड हैप्पीनेस इन द लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को. लिम्फोमा अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी lymphocytes, basophils and total lymphocyte. Lymphocytes also have the dubious distinctions of giving rise to lymphoma whilst remaining longer than their normal terms. Lymphoma comes under two categories. Lymphoma comes under two categories, namely Hodgkin and non-Hodgkin. The lymphoma makes its presence felt in the lymphatic system and is called Hodgkin's lymphoma or Hodgkin's lymphoma. A swelling as a lymph nodes, Hodgkin lymphoma, a swelling होती है as a lymph nodes पे खास करके, that giving lump occurs under the skin. लंबा और थोड़ा सा डायलेट किया हुआ और स्किन के नीचे सिम्टम्स राइज करता है, जैसे कि अभी आपने ऊपर नेक की पोजीशन में दिखा. अभी फिर से बैक जाकर दिखाते हैं. स्किन इज अ लिम्फो symptoms of lymphoma. Tests is determining the occurrence of lymphoma comprise X-ray और CT scans. तो यहाँ पे पिक्चर्स ये लिम्फोमा पोजीशन, ये इन पोजीशन इस सरफेस पे बनते हैं. लिम्फ नोड बायोप्सी डायग्नोस के लिए, लिम्फ नोड बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो सैंपल्स, chest X-ray, CT scan and other. The accompanying side effect tend to be known as sickness, जो साइड इफेक्ट है डायग्नोसिस का, sickness, diarrhea,
लॉस ऑफ हेयर एंड जनरल फैटिगो एंड केमोथेरेपी। जब केमोथेरेपी लेते हैं तो ये ख़ास चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे एक पेशेंट्स को हमने देखा, हमारा पेशेंट नहीं था, दूसरी जगह से आया हुआ था, और उसने केमोथेरेपी ली। उसका भी पूरा है डायग्नोसिस रखा हुआ हमारे पास उसमें, लेकिन वॉमिटिंग हुआ, सिकनेस भी रहा, फैटिगो भी था, लेकिन हेयर फॉलिंग नहीं रहा, हेयर लॉस नहीं रहा। उसे टेस्टिस कैंसर हुआ था, और केमोथेरेपी लेने के बाद हमारे पास आया था, लेकिन हेयर लॉस नहीं हुआ। केमोथेरेपी इज द एक्सेप्टेड line of treatment of for lymphoma. Malignant lymphoma are clonal and cause of most lymphomas is uncertain. Non-Hodgkin lymphoma occurring in children or high historic grade and area. A competent strains NHL non-Hodgkin's lymphoma. NHL or non-Hodgkin's lymphomas are classified into morphologic, immunology, cytogenic, and molecular genetics. Non-Hodgkin's lymphoma are classified into morphology, morphologic, immunologic, cytogenetic एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डिवाइड होते हैं। द साइड इफेक्ट ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा इंक्लूड रेडिएशन एंड रेडिएशन रिलेटेड कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग लंग कैंसर, हार्ट डिजीज एंड ब्रेस्ट कैंसर। एक तरफ ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरी तरफ उसका साइड इफेक्ट ज़रूर आता है। तो ऐसे में पेशेंट एक तरीके से टाइम पास होता है, जब तक उसके पास हिम्मत होती है तब तक वो पेशेंट इलाज कराता रहता है। बाद में जा कर के वो थक हार करके बैठ जाता है जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं उसके घरों में, या फिर और जब बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं, अब इसका कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, अब आप घर ले जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि उनके पास भी इलाज के लिए कुछ भी नहीं बचता। उस कंडीशन में EH सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैंसर के केसेस आते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें कंडीशन देख करके और डायल्यूशन 1:9 से हम प्रैक्टिस करते हैं, और D5 में 1:9 वाली प्रैक्टिस करते हैं। अगर 1:9 से रिज़ल्ट कभी ना मिले तो D3 से 1:47 के डायल्यूशन बना करके जिसे हम न्यूक्लियस बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। न्यूक्लियस बेस पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सेल्स के इंट्रा न्यूक्लियस फंक्शंस को हम मेंटेन करते हैं। इंट्रासेलुलर न्यूक्लियस जब एक बार लो पोलैरिटी मेंटेन कर लेता है तब जा कर के सेल्स के फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं, और ना ही जो नॉर्मल डिस्ट्रक्शंस ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स रेगुलराइज हो जाता है, और फिर जाकर और टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रोटेक्ट करने लगता है न्यूक्लियस अपने बॉडी अपने सेल्स को इस प्रोड्यूस करता है हाइपर एनर्जी अकॉर्डिंग टॉक्सिकेशंस एंड प्रोटेक्टिव अदर मॉलिक्यूल्स के। तो इस कंडीशन में वो खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने लगती है। इस कंडीशन में फिर हमारे जो सेल्स के अंदर कार्सिनोजन सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, मेटाबोलाइज होने लगते हैं, और हमारी बॉडी नॉर्मल में जाना शुरू कर देती है। लेकिन पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम और अगर लीवर सेफ बचा हुआ है या कुछ हद तक 60% अगर सही काम कर रहा है तो ट्रीटमेंट देने में सक्सेस मिलती है, वरना फिर ट्रीटमेंट देने में सिर्फ रिलीफ दे पाते हैं, पेशेंट को बचा नहीं पाते। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन से क्योरेबल है, लेकिन तब जब हम फर्स्ट स्टेज में कैंसर के 3 स्टेज होते हैं, सेक्रोमा, कार्सिनोमा एंड कैंसर। सेक्रोमा में 70% मान के चलते हैं कि हम ट्रीट कर सकते हैं,
और पेशेंट सक्सेसफुल ट्रीट हो जाता है लाइक एक एब्सेस। बट जब सैक्रोमा कार्सिनोमा में चेंज होता है, कार्सिनोमा के अंदर 50% एस 50% नो, और जब थर्ड स्टेज जब कैंसर क्लियर हो जाता है उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में 80% नो और 20% एस का मामला चलता है। और कई बार प्रैक्टिस में देखा गया है कि 20% नो भी सक्सेसफुल की तरफ निकलता है, लेकिन पेशेंट रेगुलर मेडिसिन लेता रहे और ट्रीटमेंट्स को रेगुलराइज उनके घर वाले करते रहें। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बोन्स सूख जाते हैं, मामूली सा रह जाता है, मुश्किल से समझ लें जैसे कि एक वॉन्ट्स है एक ऑरेंज शेप में, लेकिन वो जब बचता है तो एक समझ ले लेमन शीट के बराबर। लेमन शीट पे भी लापरवाही करने पे वो पूरी सीवियरिटी के साथ जब इंक्रीज करता है तो फिर पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए रेगुलर ट्रीटमेंट होना चाहिए और पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे के रखना चाहिए कि बीच में गैप नहीं पड़ना चाहिए मेडिसिन के अंदर। और देखा ये गया है पेशेंट्स को जैसे कि D5 में कभी प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है तो D3 से 1:47 के 3 डायल्यूशंस बनाते हैं, और तीनों डायल्यूशंस में से अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो थर्ड डायल्यूशन देने से पेन कंट्रोल में आ जाती है। इसमें बॉडी की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है हमारा डायल्यूशन। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न है, डी ग्रुप जो है वो डायल्यूशन है या 1:47 डायल्यूशन है। 1:47 DIL डायल्यूशन, DIL डॉट करके डायल्यूशन सिंबल दिया जाता है, जबकि क्रूड फॉर्म से स्पेजिक एसेंस की तरफ स्टेप बढ़ता जो है उसे हम डी ग्रुप देते हैं। ये डी ग्रुप ये एक रॉ मटेरियल्स है जो बायोकेमिकल्स को केमिकल को हम एक इक्विलिब्रियम में लाते हैं, इक्वल डोज में लाते हैं, इक्वलिटी रखते हैं, फिर 1:9 के रेशियो से तोड़कर उसे रॉ मटेरियल स्पेजिक एसेंस थर्ड डायल्यूशन तक लाते हैं। फिर उस थर्ड डायल्यूशन से हम एंडमेंट ग्लोबुल्स या फिर डायल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1:47 फार्मूला फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल फार्मूले के अंदर हम बॉडी के लॉ ऑफ पोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। ये एलोपैथ फार्मेसी के अंदर भी किया जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि हम 1:47 यूज़ करें या D5 यूज़ करें। D5 ग्लोबल्स फॉर्म में, और या फिर अगर ग्लोबल्स फॉर्म में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो स्पेजिक लिक्विड फॉर्म में वो प्रैक्टिस होती है जो D5 रेंज पे जाकर तैयार होती है, और जिसका जो वैल्यू है और डोज होता है पर 5 kg बॉडी वेट पे 1 ड्रॉप। Okay. The side effect of Hodgkin lymphoma include radiation, and radiation related to complaints include lung cancer, heart disease and breast cancer. तो यहाँ पर रेडिएशन से जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, लेकिन हमारी जो मेडिसिन जब हम मेडिसिन देते हैं तो होल बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं जो S1 से करते हैं, और रिलेटेड ऑर्गन्स डिजीज़ से हम रिलेटेड फिजियोलॉजिकल मेडिसिन जैसे एस ग्रुप हुई, अगर लीवर है तो S5 लेते हैं, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो S2A3 आ जाता है। इस तरीके से तमाम ऑर्गन वाइज, जैसे कि ब्लडर की है तो S2C2 होता है, और स्प्लीन है जिसमें हम S10C10 यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गन वाइज मेडिसिन है। और कॉलोनियल अगर कैंसर है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में S10C10 या S5C10 यूज़ करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में S5C15 या S10C15 यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गन वाइज, सिस्टम वाइज हम मेडिसिन का चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो होल बॉडी ट्रीटमेंट होता है। इसका अगर किसी बॉडी पे और साइड इफ़ेक्ट किसी मेडिसिन का पड़ा हो या किसी डिजीज़ का पड़ा हो, तो जब हम एक जगह पे सेल्स का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो दूसरा सेल्स ऑटोमेटिकली वो
रिपेयर हो रहा होता है। हम ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सेल्स रिपेयर करते हैं, सेल्स की इंट्रा सेलुलर एनर्जी को मेंटेन करते हैं, लॉ ऑफ पोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स के वैल्यूज़ को बराबर करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ इनक्योरेबल अगर है तो वो ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्योरेबल की तरफ आ जाती है, क्योर होती है। The drive factors for malignant lymphoma markets include growing incidence of lymphoma happening across the global, with US and Canada alone accounting for nearly 6 million suffering from lymphoma। यूएस और कनाडा में 6 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं लिम्फोमा से। R&D efforts to giving growth to lymphoma markets with drugs discovered have some as major bone to market growth. Segmentations of malignant lymphoma market by type includes malignant lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. By application, the market include chemotherapy, radiation therapy, immunotherapy, stem cell therapy, and others. Segmentations of malignant lymphoma industries by geography includes North America and America, Europe, Asia, Asia specific, ME, and Latin America. North America is on top of market with emergency of drugs for cure of lymphoma and funds from governments. Asia Pacific is a deepest growth in industries because higher incidence of lymphoma। जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है वहाँ पर लिम्फोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो incidences of lymphoma in Asia Pacific, the drugs for treating malignant lymphoma include adceratis, adrimycin, decadron, बाइकाड्रॉन। ये सारी मेडिसिनें हैं जो एलोपैथ की हैं, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो ट्रीटमेंट्स के लिए ये यूज़ करते हैं। मार्केट इन मैग्लिनेंट लिम्फोमा मार्केट इंक्लूड एबॉट लेबोरेटरीज, एलाई, लैली एंड कंपनी ऑफ ब्रिटिश लॉ मेरी, सुकेबल कंपनी, एबॉगिंग फार्मा, एसपीए, जॉनसन, ये सारे लोग तैयार करते हैं। इसमें हमें इस टाइप के जो लिम्फोमा है, हमें सिर्फ अपनी मेडिसिन सीधी लिम्फोमा के अंदर जो यूज़ करेंगे S1 L1 सीधे यहाँ पे कर लें, A2 कर ले, L2 कर लेते हैं, L2 आ जाता है। और लिम्फोमा कहाँ का है, ये नेक का है। नेक के अंदर हम C13 का यूज़ करते हैं अगर नेक के अंदर प्रॉब्लम। अगर हार्डेस्ट सरफेस में तो C5 यूज़ करते हैं। बोन के अंदर है C4 या बोन मैरो के अंदर है C4 आ जाएगा। ब्लडर पे है C2, सेम L2 रहेगा, उसके साथ कैंसिसो ग्रुप की मेडिसिन चेंज होती जाती है। तो C2 कहाँ पे है? ब्लडर में चाहे वो किसी भी टाइप का ब्लडर है, गॉल ब्लडर, यूरिन ब्लडर या यूट्रस के अंदर भी यूज़ की जाती हैं। S2 और C2। कितनी सर जी थोड़ा सा और ये बस स्लोली बता दीजिए ना जी। देखिए L2 तो आप ले लें लिम्फोमा के लिए। इसके साथ अगर नेक का है, माउथ का है या ENT सेक्शन का है तो C13 आ जाएगा। ओके। अगर ये स्टमक का है तो C10 आ जाएगा। ओके। अगर ये एक्सटर्नल कोई भी मसल्स के किसी भी जगह पे बॉडी पार्ट में है तो C5 आ जाएगा। ओके। अगर ये बोन मैरो के अंदर है, बोन से रिलेटेड है तो C4 आ जाएगा। ओके। ब्लडर के अंदर है तो C2 आ जाएगा। ओके। और अगर ये लीवर के अंदर है ओके। तो यहाँ पर C10 आ जाएगा।
कैसे, कौन सा? C10, C10। ओके ओके। और अगर स्टमक में भी है तो भी C10 आएगा। हाँ जी। जूजियम, सर लीवर की कौन सी है? लीवर की C10, लिवर सिस्टम। C10। हाँ जी। और इंटेस्टाइन में लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में C10 आएगा। ओके और लार्ज इंटेस्टाइन में C15 आ जाएगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें हुई। और ये हम ऑर्गन वाइज टिश्यूज रेमेडीज हैं जो सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। तो इस तरीके से हम ऑर्गन वाइज इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो हार्डेस्ट सरफेस है लाइक स्टोन टाइप हार्डनेस है तो वहाँ पे C4 यूज़ किया जाएगा। ओपन कैंसर, ओपन कैंसर अगर है तो ऐसी कंडीशन में C5 यूज़ की जाएगी। स्किन कैंसर में C3 यूज़ होगा। हो गया सर जी। हो गया ओके, थैंक यू वेरी मच सर जी। जी। अब स्टेंगिंग लिम्फोमा स्टेज 1। सर ये लार्ज इंटेस्टाइन पे जो आ रही है वो C15 बताइए आपने। C15, C17 है या 15 है? C15, 1 5। C15 है। जी हाँ, C15। और C17 कहाँ पे यूज होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ओके ओके सर। नर्वस सिस्टम पे। हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए है। पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लीनियल ग्लैंड, सारी ग्लैंड्स पे जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे यूज होती है C17। यहाँ पे स्टेज 1 एब्सेंस 1, ये नेक पे है, देख रहे हैं लिम्फोमा। स्टेज 2 बी क्लास में लिम्फ एंड आर्म स्प्लिट। स्टेज 3 ये इंक्रीज होकर के 4 पोजीशन पे आ गए। और यहाँ पे इसमें जो है बी बी पार्ट में फीवर आना शुरू हो जाता है। और नाइट स्वेट्स होते हैं, रात में पसीना भी आना शुरू होगा लिम्फोमा में। और जब ये 4th स्टेज में पहुंचेगा तो वेट लॉस शुरू हो जाएगा। वाइटल जो आर्गन्स हैं वो फेल होना शुरू हो जाएंगे। स्टेज 1 यहाँ पे एक दूसरे तरीके से पिक्चर्स दी गई है। एन एब्रॉड स्टैंग सिस्टम ऑफ फॉर लिम्फोमा। एब्सेंस फर्स्ट, ए बी सिम्टम्स, बी फीवर, बी में ही फीवर आना शुरू करें। नाइट स्वीटनेस, एक मिनट, तो फीवर, नाइट स्वीट्स, वेट लॉस और बी सिम्टम्स जो यहाँ से शुरू हो जाएगा। बी सिम्टम्स में फीवर आएगा, नाइट स्वीट्स आएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। हाउ हाउ टू डील विद स्वैलन लिम्फ नोड्स, ये है एक्सटर्नल डायग्नोस करने से, टच करने से पता चलेगा। या फेस को थोड़ा सा मूव करेंगे तो इन्फ्लामेशन मिलेगा। नॉर्मल लिम्फ नोड्स, एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स। अर्ली ल्यूकेमिया सिम्टम्स यू शुड नॉट इग्नोर एट ऑल कॉस्ट। नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। एक्सेल लिम्फ नोड, नेक लिम्फ नोड, ग्रोइन लिम्फ नोड, 3 एरियाज वेयर आर स्वेलिंग ग्लैंड्स अकर्स। ये कॉमन जगह पे हैं, अक्सर लिम्फ नोड ग्लैंड्स स्वेल करती रहती हैं। एक यहाँ पे चिक पे, एक यहाँ पे, और एक बच्चों में यहाँ पे अक्सर पाई जाती है चोट लगने के बाद। और वल्वर कैंसर अकाउंट्स अबाउट 5% ऑफ कैंसर ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट मिडिल 6 कैंसर पोजिशंस। यूरिथ्रल ओपनिंग वेजाइनाइटिस। लिम्फ नोड्स, swollen lymph nodes, immune system, lymph node, appendix, bone marrow, tongues,
थाइमस ग्लैंड, स्प्लेन और पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक ट्यूब। ल्यूकेमिया, कॉमन सिम्टम्स अनएक्सप्लेन्ड फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन। फीवर अगर आ रहा है तो हम मेडिसिन के अंदर कैसे चूज़ करेंगे? सबसे पहले फीवर के लिए हम F1 ले लेंगे। ये F1 जो है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर मेडिसिन है, F1 आ जाएगी। हेडेक है, हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, कंजेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड हो रहा है। इसका पूरा वेट नेफ्रॉन सेफ्लॉन पे पड़ रहा है। तो ये सेफ्लॉन की मेडिसिन हम यहाँ पे हेडेक की कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ अभी हम S1 यूज़ करेंगे। ऑटो इम्यून सिस्टम बॉडी के सारे सिस्टम को इम्यून कंट्रोल करती है। यहाँ पर ब्लड कंजेशन हो सकता है, ए ले लेंगे। ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, NZ-CoV1। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है, NZ-CoV1। S1 एब्डोमिनल पेन, ऑल टाइप फॉरेन मटेरियल्स मेटाबोलाइज एंड टॉक्सिकेशन रिमूव के लिए S1 हो गई। F1 S1 A1 हो गई। बोन जॉइंट्स पेन, इसी के साथ हम C4 ऐड कर देंगे, बोनल मेडिसिन बोन टिश्यूज़ के लिए। फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन में हम सीधे वर्वन को ले लेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करने का काम करते हैं। जब बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम फेल होता है तो एक्सटर्नल कंडीशन में कहीं से भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को आकर के इन्फेक्टेड करते हैं, बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इन्फेक्शन जब फैलता है, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करने के लिए हम वर्वन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे मेडिसिन? F1 S1 A1 C4 और वर्वन। अब ये क्या है? यूनिटेंशियल्स वेट लॉस हो रहा है, हाइपो एक्टिविटीज हो रही है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करेंगे वो WE न्यूट्रलाइज करने के बॉडी के। हाइपो हो रहा है तो भी न्यूट्रल करेगा, हाइपो से मिडिल में लाएगा। हाइपर हो रहा है तो हाइपर से भी मिडिल में लाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल में रखेगा बॉडी को। तो ये लॉस ना होने देगा और ना एक्स्ट्रा ग्रो होने देगा। तो ये हो जाएगी बॉडी के सारे सेल्स को मैनेज करके और बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर जो एक्सर्शन है, जो फीलिंग है थकावट की आती है, वो नहीं होने देगा। ब्रूशिंग, एक्सेस ब्लीडिंग, A1 और W मिल करके ब्रूशिंग, एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। फैटिगो, ये आपका F1 S1 A1, ये WE मिलकर फैटिगो को कंट्रोल करेंगे। इन लार्ज लिम्फ नोड्स के जो मेडिसिन है वो L1 है, ये लिम्फ नोड को कंट्रोल करेगी। और F1 और WE नाइट स्वेट्स को कंट्रोल करेगी। अगर किसी को नाइट स्वेट्स होती है तो सिर्फ हम S1 F1 WE देते हैं तो उससे भी कंट्रोल में आ जाता है पेशेंट। और ये नाइट स्वेट्स का मतलब है ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा डाउन जा रहा है, जो कम वीक हो रहा है और इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो नाइट स्वेट्स, दूसरा नोज़ का ड्राई होना, ये ऑटो इम्यून सिस्टम को डाउन की तरफ ले जाने के सिम्टम्स है। तो इस तरीके से ये बॉडी पे काम करते हैं। नॉर्मल ब्लड सेल्स, ल्यूकेमिया में लिम्फोसाइट्स इंक्रीज कर रहे हैं और न्यूट्रोफिल रेंज 1 2 3 4 नॉर्मल में है 1 और 2। लिम्फोसाइट्स भी 1 2 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। मोनोसाइट्स यहाँ पे बड़े हुए हैं,
यहाँ पे 2 है। और प्लेटिलेट्स यहाँ पे नॉर्मल है, ज़्यादा हैं, यहाँ पर घट रहे हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल ब्लड है और ये ल्यूकेमिया वाला ब्लड है। अब यहाँ पर एन एरबॉट स्टेगिंग स्टेज 1 इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल लिम्फ नोड्स, रीजन फॉर सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स। जब अकेले लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करेंगे तो उस पोजीशन में यहाँ पर कंडीशन बनेगी, स्टेज 1 बनेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड्स, 2 से ज़्यादा, स्टेज 2 में आएंगे। रीजन ऑफ सेम साइड ऑफ डायफ्राम में इंक्लूड लोकलाइज एक्स्ट्रा लिम्फेटिक नोड। स्टेज 3 में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड रीजन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम के बहुत से साइड पे कई तरफ हो जाएंगे, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डेवलप्ड, पूरी बॉडी के अंदर कई जगह पे फैले हुए देखेंगे स्टेज 3 में इंक्लूड स्प्लीन खास करके इसमें इफेक्ट होता है। स्प्लीन इफेक्ट होने के बाद जो है और हीमोग्लोबिन लेवल गिरने लगता है, और जब हीमोग्लोबिन लेवल गिरने लगता है तब जाकर पेशेंट का बॉडी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस राइज होती है और भूख भी चली जाती है, प्यास भी चली जाती है, नींद भी गायब हो जाती है। स्टेज 4 डिफ्यूज एक्स्ट्रा लिम्फेटिक डिजीज, फॉर एग्जांपल इन लीवर, बोन मैरो एंड लंग्स स्किन। 4th स्टेज में ये सारी जगहों पे इफेक्ट पहुंच जाता है और बॉडी लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। यहाँ पर पेशेंट्स सिंपल तरीके से यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा, यहाँ भी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे मे बी 60% उम्मीद की जा सकती है, यहाँ पर 80% क्या 90% ना 10% एस हो जाएगा, नो 90% नो और 10% एस हो जाएगा। क्रॉनिक माइलाइट्स ल्यूकेमिया, ब्लास्ट प्लाज्मा, blast phase, more severe symptoms, recurrent infections, spontaneous bleeding, swollen glands or limbs on the skin. Alarm things of blood cancer, leukemia, swollen lymph nodes, first night sweating, fatigue, red spots, fever, vomiting, weight loss, back pain, shorts of breath, nausea, radiation therapy and chemotherapy. Lymphoma signs and symptoms, lymph nodes enlargement, lungs cough, liver enlargements, kidney nephrotic syndromes, night sweats, skin itching, spleen enlargements, bone marrow involvement. लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट पे हमारा जो ट्रीटमेंट होगा नोट कर लें, बाद में इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जो अभी हमने पहले बताया F1, S1, A1, और सिंपल लिम्फ नोड पे जब यूज़ करेंगे तो C5 या C1 में से दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेंगे, सिर्फ अकेली अगर लिम्फ नोड तक लिमिट है तो L1, S1, सिंपल तरीके से कहते हैं L2 ले लेंगे, L2 लेकर के इसके अंदर C1 कर लेंगे और WE। अगर स्टोन जैसी है तो स्टोन जैसे में हम RE का यूज़ कर लेंगे। अगर RE से पेन बढ़ रहा है तो फिर WE रखेंगे, वरना RE से बहुत जल्दी देखा गया है कि ग्लैंड्स गल जाती हैं, सबसाइड हो जाती हैं। लंग्स के अंदर फिर इसी ट्रीटमेंट्स को लेते हुए अब लेवल कहाँ पे है, अगर लोअर कंडीशन है, लोअर लोब्स में है तो S2 C2 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, A3
और अगर सांस लेने में ब्रीथलेसनेस है तो बी कर लेंगे कंजेशंस के लिए। अगर विद पेन है तो पेन के लिए, शूटिंग पेन है तो जी यूज़ कर लेंगे। नाइट स्वेटिंग कंडीशन जब डेवलप करती है तो F1 साथ में ऐड कर लेंगे। स्किन इचिंग में S5 C5, और अगर हम जी पहले किसी मेडिसिन में दे रहे हैं तो दूसरे में WE कर देंगे, वरना फिर हम जी कर देंगे S5 C5 के साथ। स्प्लीन इन्लार्जमेंट में S10 C10 और F1 यूज़ करेंगे मिक्सचर में। स्प्लीन इन्लार्जमेंट में S10 C10 F1। बोन मैरो में ऊपर बता चुके हैं F1 S1 A1 C4 L1 WE। किडनी में S6 C6 A1। और इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन के हिसाब से मेंटेन कर लेंगे। अगर आरई कहीं यूज़ हो रही है, पेन नहीं है ज़्यादा, तो आरई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रिमूव करने के लिए। जब बॉडी के सेल्स निगेटिवली वर्क कर रहे हों, एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पर जो डिस्ट्रैक्शंस ऑफ सेल्स की जो थ्योरी है, जो रिमूवल ऑफ सेल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं और फिर बॉडी रिमूव कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, अगर ये फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है तो हम आरई से इसे जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो S6C6A1 आरई हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, यहाँ पर S5 या S10 C10 A3 एंड इलेक्ट्रिसिटी WE और जी, दोनों में से कोई एक। अगर कहीं पे कोई अगर यूज़ की जा रही है तो यहाँ WE या जी में से एक कोई ऐड कर लेते हैं। सर जी और एक बार लीवर का बोल दीजिए प्लीज। S5 या S10 यस C10 ओके A3 ओके सर। F1 भी ऐड करिए, क्योंकि लीवर में F1 लेना ज़रूरी हो जाता है। S10 S5 S10 C10 A3 WE। हाँ, लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। ओके थैंक यू सर जी। हो गया सारा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसे वही Yes, स्लाइड sir. स्लाइड बार बार ये रिपीट हो गई है, नेक्स्ट टाइम में भी। कैन लिम्फोमा बी कंप्लीट क्योर? इन ए फ्यू केसेस केमोथेरेपी मे बी कंबाइंड विद स्टेरॉयड मेडिकेशंस। केमोथेरेपी में स्टेरॉयड मेडिकेशन दी जाती है, जबकि हमारे वहाँ सिस्टमेटिक जनरेटिव सेल्स टिश्यूज एंड सेल एनर्जी जनरेटिव मेडिसिन दी जाती है। और कंबाइंड with steroid medication, surgery is not generally used to treat the condition except for the biopsy used to diagnosis it. Overall, treatment for Hodgkin's lymphoma is highly effective, and most people with the conditions are eventually cured. यहाँ भी क्योर कह रहे हैं, और यहाँ अपने मानो क्योर है ही, लेकिन 10 साल और 20 साल के बाद फिर भी कैंसर दोबारा डेवलप कर जाता है, क्योंकि ये कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, जब तक हम न्यूक्लियस से उसके प्रोग्रामिंग को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो होने के चांसेस होगा। न्यूक्लियस के जो प्रोग्रामिंग है, जो उसकी मेमोरी है, मेमोरी से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये चीज़ हम ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन की WE से कर सकते हैं। WE इसकी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करता है और इसके पोलैरिटी को मेंटेन करता है और सेल्स के इंटरसेलुलर एनर्जी को मेंटेन करता है। जब एक बार ये चीज़ मेंटेन हो जाती है तो बॉडी नॉर्मल वे पे काम करना शुरू कर देती है। हाउ लॉन्ग could you have lymphoma without Hodgkin?
without knowing. Low grade lymphoma, these grow so slowly that patients can live for many years mostly without symptoms although so may experience pain for an enlargement. कैंसर देखा गया है कि बहुत वक्त से पेशेंट सरवाइव करता है लेकिन उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, तो पता ये चलता है कि लास्ट में पता चला कि कैंसर है। अक्सर यही होता है कि लास्ट में पता चलता है कि इसे कैंसर था और बहुत पहले से बढ़ रहा था। तो ये एक तरीके का ये माना जाता है कि लॉन्ग टाइम प्रोसीजर, जो कॉम्प्लिकेशन डिजीज़ है लॉन्ग टाइम प्रोसेसिंग होती है। लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, इसकी वजह से वो इनक्योरेबल हो जाती है। और साइलेंट कंडीशन में बॉडी के अंदर बढ़ने पे ये बॉडी के एवरी ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर सेल में न्यूक्लियस को जाके इफेक्ट कर देती है। जब एक बार न्यूक्लियस इफेक्टेड हो गया तो उसे केमिकली तौर पे हम नहीं ट्रीट कर सकते, उसे हम बाय नेचुरली और बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नर्वस सिस्टम से एक बार उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस सिस्टम है बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज और हमारा नर्वस सिस्टम के जरिए ही पूरा ऑपरेट होता है। जब हम एक बार नर्वस सिस्टम को ऑपरेट न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सही कर लेंगे तब जा कर के ये हम डिजीज़ पे पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। वरना फिर कितनी भी मेडिसिन दें, सिर्फ सिम्टोमेटिकली थोड़े दिन के लिए वो साइलेंट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग उसके अंदर है, जैसे ही उसको एक्टिवेशंस बॉडी के अंदर मिला किसी भी मीडियम से फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगा और जनरेट कर जाएगा डिजीज़ को। सिम्टम्स ऑल टफ, सम में भी एक्सपीरियंस पेन फॉर एन इनलार्ज, जब इनलार्ज होता तभी पेन होता है। लिम्फ ग्लैंड्स आफ्टर 5 to 10 years भी लगता है इसे ग्रो करने में। लो ग्रेड डिसऑर्डर्स बीइंग प्रोग्रेस रैपिडली टू बिकम एग्रेसिव और हाई ग्रेड एंड प्रोड्यूस मोर सीवियर सिम्टम्स। 10 ईयर्स तक तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जब एग्रेसिव शेप में आता है तब ऐसा देखा गया है कि रातों रात बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पता चला कुछ भी नहीं था लेकिन हॉस्पिटल गए, कॉम्प्लिकेशन थी, उसे कैंसर था, लास्ट में पता चलता है। व्हाट वाज योर फर्स्ट लिम्फोमा सिम्टम्स? स्वेल लिम्फ नोड्स, पहला तो सबसे पहले स्वेल लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग देखनी पड़ेगी, फिर लिम्फ नोड स्वेल करने के साथ साथ फीवर भी आएगा एंड नाइट स्वेट्स और कॉमन सिम्टम्स, ये उसके कॉमन सिम्टम्स होंगे। ऑफ लिम्फोमा, symptoms of lymphoma often depend on the types you have. What organs are involved, कौन सा organ involved है, and how advanced your disease, कितनी advanced disease is. Some people with lymphoma will experience obvious sign of the disease while others won't notice any changes. नोटिस करते रहते हैं चेंजेस के, साइंस को देखते रहते हैं और साइंस अलग अलग कंडीशन में डेवलप करती रहती है जिससे पहचाना जाता है कि ये लिम्फोमा की तरफ पेशेंट जा रहा है। फिर बायोप्सी कराई जाती है और सीटी स्कैन या एमआरआई करा के एक्सरे करके ये सोनोग्राफी करके फिर पता करते हैं। डू यू फील इल विद लिम्फोमा? सिम्टम्स फ्रॉम लिम्फोमा इन द एब्डोमेन एंड इन लार्ज स्प्लेन। सिम्टम्स फ्रॉम लिम्फोमा इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में जो लिम्फोमा होगा तो उसके सिम्टम्स क्या हो गए? एंड इनलार्ज स्प्लेन, स्प्लेन इनलार्ज कर जाएगी। माइट प्रेस ऑन द स्टमक, जब हम प्रेस करके स्टमक को देखेंगे, चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे उस वक्त। विच कैन कॉज ए लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा। एंड फीलिंग फुल आफ्टर ओनली स्मॉल मील्स, थोड़ा सा खाया लगेगा पूरा पेट भर गया है। ये ख़तरा होता है अगर पेशेंट्स इन सिम्टम्स में से सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो स्प्लेन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिम्फोमास इन द स्टमक और इंटेस्टाइन कैन कॉज एब्डोमिनल पेन। लिम्फोमा इन द स्टमक और इंटेस्टाइन कैन कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेन लगातार रहेगी लेकिन समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है रिपोर्ट कराने पे भी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, लॉन्ग टाइम तक कुछ भी ना आने के बाद कुछ भी रिपोर्ट
नहीं आएगी, लेकिन पेशेंट को लगातार पेन बना रहेगा। हाँ, अगर वो इंटेस्टाइन में किसी तरीके की स्वेलिंग देखी जाए और उसकी बायोप्सी कराई जाती है, तब ये डायग्नोस होता है कि इसके इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फोमा डेवलप कर रहा था, इंटेस्टाइनल कैंसर था। नासिया और वॉमिटिंग, नासिया और वॉमिटिंग बार बार होती रहेगी। ओके। कैन स्ट्रेस कॉज लिम्फोमा? देयर इज नो एविडेंस दैट स्ट्रेस can make lymphoma or any types of cancer worse. Remember, scientists have found no evidence to suggest that there's anything you have or have not done to cause you to develop lymphoma. Have or not done to cause you to develop lymphoma. It is important, however, to find ways manage stress. और यहाँ से आज सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट कल भी कंटिन्यू रहेगा ये। आज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?